आज हम रायगढ़ जिले के महज 30 किलोमीटर दूर स्थित तमनार विकासखंड में उपस्थित है, जहां पे हमारे बड़े भैया और आए हुए हैं। आज विशेष मुद्दों को लेकर नालंदा विधानसभा के विशेष मुद्दों को लेकर हम बातचीत करेंगे। आपका परिचय बताइए। मैं दयानंद पटनायक, सामाजिक कार्यकर्ता, और बैठे हैं, कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। क्षेत्रीय मुद्दे तो बहुत हैं और वर्तमान समय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अब चुनाव होने वाला है। देखते हैं कौन से पार्टी से किसको टिकट मिलता है। मैं पूर्व में फेसबुक में भी शेयर किया था कि कैंडिडेट ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाए जो उद्योग के गोद में बैठकर राजनीति न करे, जनता के साथ जो बैठा रहे, जनता के दुख सुख में हमेशा खड़ा रहे। ऐसे व्यक्तियों को, दोनों पार्टी के लिए मैं बोल रहा हूं, ऐसे लोगों को टिकट दिया जाए और तभी जनता की कुछ हित हो सकती है। यहाँ और हमारे साथ में और रायगढ़ से आए हुए हैं पत्रकार बड़े भैया, आपका परिचय बताएंगे। मैं श्याम कुमार गुप्ता, वैसे तो मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, लेकिन अभी कुछ दिनों से पत्रकारिता भी शुरू किया हूं। और मेरा भी अनुज जी, मेरा जो मुख्य चर्चा का विषय मैं ऐसा बनाना चाह रहा हूं कि जो अगर आप रायगढ़ जिले का आप राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, ये तीनों विषय के ऊपर मैं गंभीर चर्चा इसलिए करना चाह रहा हूं कि हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 साल का जो इलेक्शन है, हम अक्सर देखते हैं कि दोनों पार्टी चक्के के 2 पार्ट हैं और हम लोग ये अपेक्षा करते हैं कि चलो भाई इस सरकार ने नहीं किया तो वो सरकार करेगा। और फिर क्या होता है कि जनता के साथ साथ में कहीं ना कहीं यहाँ के बुद्धिजीवी लोग भी ठगे ठगे महसूस करते हैं, और यही होता आ रहा है। क्योंकि रायगढ़ जिले का इतना गंभीर सब्जेक्ट है कि रायगढ़ का जो डीएनए अगर आप देखेंगे वर्तमान, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि डीएनए खराब होने वाला है, ये कंडीशन पैदा हो गई है। तो आखिरी में रायगढ़ जिले को बचाएगा कौन? अब सवाल ये पैदा होता है। हम सारी पार्टियां ये अपने आप में मतलब वो चैलेंज कर रही है कि हमारी सरकार विकास कार्य करती है, उधर से वो बोलता है, विपक्ष बोलता है हमारी सरकार मतलब विकास कार्य करती है। तो फिर यहाँ पे रायगढ़ जिले में जो विनाश हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? जी गुप्ता जी, मैं आपको एक सवाल और पूछने वाला हूँ। ये जो क्षेत्र की जनता है जी, ये कैसा महसूस कर रही है? प्रदूषण मुक्त है कि प्रदूषण युक्त है, ये समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो हृदयाघात से मौत हो जा रही है, किसी को और बीमारी हो रहे हैं, इसके बारे में क्या होता है? मैं सही बताऊं, अगर आप इसको हम थोड़ा सा कुछ पीछे चले जाएं, तो जैसे भारत जो है हमारा शुरू से लुटाते आ रहा है भारत जो है, चाहे मुगल काल से हो या अंग्रेज कार्यकाल से हो या उसके बाद जो सरकारें आई, कहीं ना कहीं वो लुटाते आ रहे हैं। और वही जो एक चरित्र जो है ना हमारे यहाँ, तो मेरे को ऐसा लगता है पूरा सिस्टम में बन गया। लूटने का जो प्रवृत्ति है, हम आजादी को बहुत ही सस्ते में ले लिए। ऐसा लगता है कि अब लोगों का शोषण करना हमारा नैतिक जिम्मेदारी बन गई है। हम कहीं ना कहीं हम ये सोच लेते हैं, हमको ये सोचना चाहिए कि आज खास करके मैं अभी रायगढ़ जिले का बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर मैं रायगढ़ जिले की बात करूंगा तो मेरे को लगता है पूरे भारत के अंदर हमारा रायगढ़, क्योंकि हम रायगढ़ में पैदा हुए हैं, रायगढ़ के अंदर में ह्यूमन राइट्स का सीधा सीधा मानवाधिकार का इतना खुला उल्लंघन हो रहा है रायगढ़ जिले में कि हमको दूसरे जिले के मुद्दे को लेने का जरूरत ही नहीं है। रायगढ़ जिले में जिन जिन विषय को लेकर के हमारे जिले के अंदर उद्योग स्थापित हुए, चलिए हम एक सरकार की बातें भी छोड़ दें, जिले के अंदर असंख्य उद्योग जो यहाँ पे आया, उसका मुख्य उद्देश्य था कि इस उद्योग के आने से जिले का विकास होगा। तो क्या आपको लगता है अनुज जी या आदरणीय दयानंद जी कि जिले में असंख्य उद्योग आने से जिले का विकास हुआ? क्या आप लोग लगता है? नहीं, आज तक तो हमने विकास, जो जितने कंपनियां हैं, जितने कोयला खदान है, कंपनियां हैं, पूंजी पत्थर आप देख लीजिए, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां के आने के बाद भी वहां के लोगों का रहन सहन जी जो है, जो व्यवस्था मिलनी चाहिए जनता को, वो व्यवस्था मिली है क्या? आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें मैं मानता हूं हमारा जो तमनार ब्लॉक है ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, और आदिवासी जो लोग हैं ये बिजनेस वाले नहीं हैं। ये लोग कृषि आधारित कार्य करके ही
खुश रहते हैं और पर्यावरण को भी बनाए रखते हैं। ये लोग एक्चुअली वृक्ष की पूजा करने वाले लोग हैं। तो मैंने देखा है, मैं चूंकि लिब्रा का रहने वाला हूं और मेरे बगल में कोसमपाली सारसमाल गांव है, और आप इस माध्यम से बताना चाहूंगा कि कोसमपाली सारसमाल में छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा विधवा महिलाएं वहां रहती हैं। ये सोचने वाली बात है। आप बोलोगे कि कैसे, क्या हुआ? तो मैंने देखा है, मेरे नजर के सामने से देखा है। वहां से डेली बाइक में निकलते थे। कहां से बाइक लिए? जमीन चला गया। अब मैं शुरू में बोल दिया कि ये लोग कृषि आधारित कार्य करने वाले लोग हैं, और इनको यदि दूसरे काम आप दोगे तो ये लोग आज बर्बाद हो गए हैं। बाइक लेके निकलते थे, 100 बाइक निकला है तो मुश्किल से 40 बाइक वापस होगा। 60 बाइक वाले इधर उधर, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं क्या हो गया, ऐसे करके ना सब खत्म हो गए। और आज छत्तीसगढ़ में सारे विधवा, सबसे ज्यादा विधवा वही है। मैंने देखा है आदिवासियों को बर्बाद होते। आपको एहसास भी होता होगा उनको देख के, आपको भी थोड़ा सा गंभीर हो जाते होंगे आप उनको देखकर। मैं बहुत ही दुखित हो जाता हूं, और दुखी मन से ही ये शब्द बोलते हुए मेरे को कोई खुशी नहीं हो रही। मैंने उन लोगों को देखा है जो संपन्न थे, लेकिन आज ना उनके पास जमीन है, ना वो भीख मांग सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। ये स्थिति आई है। मैं इसमें शासन का ये ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, यदि किसी भी आदिवासी का जमीन ले तो शासन ऐसे प्रावधान करे कि या तो उनको पार्टनर बना के रखे, क्योंकि उनके 1 एकड़ जमीन से करोड़ों का कोयला कहीं निकलता है, लेकिन वो महज 5,000, 10,000, 20,000 है, लेकिन वो महज 5,000, 10,000, 20,000, आज के तारीख में 20 लाख ज्यादा से ज्यादा, उससे कुल मिलाकर आप ये बोलना चाहते हैं कि जो क्षेत्र की जनता है, जो किसान है, उनकी जमीन को लूटा जा रहा है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। प्रशासन किसी को भी हो, वो उद्योगपति को ही माने लाभ देना चाहते हैं। एक बताना चाहूंगा, जब जोगी जी मुख्यमंत्री थे, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री, तो कितने करोड़ का बिजली बिल का छूट दिया गया था जिंदल को। जिंदल इतना बड़ा कंपनी को छूट देने की क्या जरूरत है? हमारे किसानों को दो, किसान आगे बढ़ेंगे। और यहां जो तमनार ब्लॉक में विषमता आने वाली है और होगी, यदि शासन को मैं अलग से नियम बनाने के लिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसे खदान से कोयला निकल गया तो हमारा संविधान क्या कहता है, सरफेस राइट के तहत उसको फिर से समतलीकरण करके किसान को वापस करा की जाए। तो एक दिन बीच में कहीं वापस करा है तो आप लोग बता दो। तो यदि इस पर ध्यान नहीं देंगे तो कल के दिन में देश में खाद्य संकट की समस्या आएगी, क्योंकि कृषि योग्य जमीन का रकबा घटते जा रहा है और हमारी जनसंख्या जो आम जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है, और इस पर किसान के हित में सरकार को ध्यान देना चाहिए। स्टील लगा के हम स्टील को नहीं खा सकते, खाना तो हमें चावल और रोटी ही खाना पड़ेगा। तो किसान के हित में ही कार्य करना पड़ेगा। तो आज देख सकते हैं कि अनाज की जो संकट है क्योंकि कृषि भूमि रहेगा ही नहीं तो कहाँ से अनाज पैदा होगा? किसान रहेगा नहीं तो अनाज कौन पैदा करेगा? ये मुद्दा जो है, जो क्षेत्र में जो किसान है, आज वो किसान खुद प्रताड़ित होके अपना जमीन दे रहे हैं। जमीन नहीं रहेगा तो लोग कहाँ से अनाज? बिल्कुल बिल्कुल अनुज जी, देखिए क्या है, पहली बात तो हमको ये समझना पड़ेगा, रायगढ़ जिला में एक पर्यावरण से भरा जिला है, पहला। दूसरा, यहाँ पे किसान ज्यादा लोग हैं। दूसरा, तीसरा, अगर यहाँ पे चलो माइंस निकल गया, कोयला निकल गया यहाँ पे, तो ये प्रशासन और शासन प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर इस जगह पे अगर आप असंख्य उद्योग यहाँ पे लाते हैं, कहाँ पे लाते हैं, तो उस एरिया को लेकर के आपको उसका एक मॉडल प्लान तो बनाना ही पड़ेगा। वो मॉडल प्लान के अंतर्गत जैसे हो गया कि आप जिनको आप हटा रहे हैं तो पहले तो उनको विस्थापित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। और व्यवस्था मतलब ह्यूमन जो रूल है उसके नियम के अनुसार उनको सारी व्यवस्थाएं देनी पड़ेगी, पहला। दूसरा कि जहां भी आप ट्रांसपोर्टिंग, जहां से चाहे माइंस का काम हो या प्लांट कंपनी का काम हो, वहां से अगर ट्रांसपोर्टिंग कोई चीज हो रही है तो वो सारे रोड को आपको पूरी तरह से क्लीन करना पड़ेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि अभी तक ये 15 से 20 साल के अंदर मैं ऐसा मानता हूं कि अभी तक यहाँ पे 4 लाइन रोड बन जाती है। जितने भी
जितने भी एरिया में यहाँ पे माइंस है या प्लांट है, इस एरिया में रोड बहुत अच्छा हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। खरबों का मतलब आप समझ सकते हैं कि बिना कार्य योजना के प्लांट खुल गए, बिना प्लांट के, बिना कार्य योजना के कोयला खदान खुल गए। तो सोचिए इतना खरबों का कोयला यहाँ से लेकर के लोग बेच दिए, है ना। चाहे उसमें शासन का हाथ है या प्रशासन का, मैं उसका गहराई पर नहीं जाना चाहता। मैं सीधा सीधा जो पाप दिख रहा है, आपने हमको लूटा है, इस बात को मैं खुल करके बोलता हूं कि आपने हमें लूटा है। वो पूरा सिस्टम हमको लूटा है, जिसका आघात जो है आज आम पब्लिक से लेकर के बुद्धिजीवी वर्ग तक, हर व्यक्ति, हर वर्ग के व्यक्ति इस चीज को मतलब कहना चाहिए, उसका नुकसान महसूस कर रहा है कि आज मेरा जिला को कितना नुकसान हुआ है। हम यहाँ पे रहने के लायक नहीं है। हमको शर्म आना चाहिए। ये दुनिया का 5वां और भारत का पहला प्रदूषित रायगढ़ जिला है, यहाँ पे हम रहते हैं, हमको शर्म आना चाहिए। आपको मैं एक और बताना चाहूंगा कि किसानों का कहना है, मैं एक शब्द में बोलना चाहूंगा, चीर कर धरती का सीना हम उम्मीद बोते हैं, हम तो ठहरे किसान चैन से कहां सोते हैं। क्या लगता है आपको? किसान को मुख्य बिंदु बना के कार्य करना चाहिए सरकार को, कोई भी रहे, और किसान ही देश को आगे बढ़ाएगा। किसान हम लोग पर्यावरण संतुलन बना के कार्य करेगा। ठीक है, उद्योग लगाना जहाँ जरूरी है, लेकिन किसानों की समस्याओं को भी अनदेखा अपन नहीं कर सकते, और किसान ही हमारा अन्नदाता है, इसको भी हम नहीं भूल सकते। नहीं, इसमें जो क्षेत्रीय समस्या है, अनुज जी मैं बोलना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोला जाता है। ये बात पूरे आज भी हमारे सब है ना, आज भी हम धान का कटोरा ही बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा उत्पादन धान का हमको क्या, हमारा जो किसानों का राज्य है, तो क्या हम, हमारे पास कोई और कोई प्लान नहीं है कि हम इन किसानों को इनका आर्थिक उन्नति करने के लिए सिर्फ स्टील प्लांट, पावर प्लांट डाले तो इनका विकास होगा? मैं नहीं मानता कि ऐसा हो सकता है। हमको इनके लिए और भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिसे जोड़ करके इनको, इनके खेतों को अच्छा किया जा सकता है, इनकी जो बंजर भूमि है उनको भी मतलब उपजाऊ बनाया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे काम किया जा सकता है जिससे हमारे यहाँ के किसान जो है पूरे दुनिया में यहाँ का जो अनाज है या सब्जी है, जो भी खाद्य पदार्थ वो है, वो यहाँ से हम दुनिया में भेज सकते हैं। छत्तीसगढ़ उसके लिए संपन्न है। तो क्यों ना हम, क्योंकि उद्योग से हमको नुकसान हुआ है, रायगढ़ जिला को नुकसान हुआ है, फायदा गिनती के लोग जो दलाली किए हैं, या समझ रहे हैं मेरी बात में, जो दलाली किए उन्हीं लोग को फायदा मैं देखा हूं। इसके अलावा आम पब्लिक को आप पूछ करके देखिए, ईमानदारी से पूछ करके देखिए, वो अपना दर्द बताएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे जो क्षेत्र है, इसकी जो हालत है, इसको समझने से पावर प्लांट बैठे हैं, कंपनियां बैठी हैं, कोयला खदान आ गए, लेकिन आज तक 4 लाइन सड़क नहीं बन पाया। जो सड़क है, सिंगल सड़क है, वो भी चलने लायक नहीं है जनता के लिए। तो इस प्रकार से जो समस्या है, इसका समाधान कौन करेगा? जनता की जो परेशानी है उसका सुनने वाला आज कोई नहीं है। इसके बारे में कौन सुनेगा, कैसे समाधान निकलेगा, इसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, बड़ा बड़ा खदान तो यहाँ खुल गया है। कोई भी कार्य करते हैं तो इसमें वास्तव में एक कार्य योजना बननी चाहिए। हम अपने गांव घर में भागवत कथा भी कराते हैं, तो कहाँ पार्किंग होगी, कहाँ भोजन व्यवस्था होगा, कहाँ पंडाल होगा, सब सुनिश्चित किया जाता है। तो इतना बड़ा क्षेत्र में कोयला खदान हो रहा है और हमारे पास 4 लेन रोड नहीं है। मैं तो कहता हूँ यहाँ रिंग रोड बन के पूरा सब ऐसे रह जाए कि कहीं कोई जाम की स्थिति न बने। ऐसा प्लानिंग होना चाहिए सरकार की। अच्छा, सरकार को पैसा लगाने की भी जरूरत नहीं है। हमारा जो रॉयल्टी का पैसा है, डीएमएफ का फंड है, इसी फंड को यदि यही उपयोग करे तो भी वाह वाह हो जाएगा। और ये पैसा को उधर लग रहा है, रायपुर में लग रहा है, नया रायपुर लगाने में, बनाने में खर्च कर रहे हैं। ये सब सही नहीं है। यहाँ से पर्याप्त सुविधा हो जाए, उसके बाद में दूसरे जगह पैसा लगाना चाहिए। मैं चाहता हूं इसमें कोई भी सरकार हो, इच्छा शक्ति की कमी है उनमें। इच्छा शक्ति यदि दृढ़ हो
तो काम अच्छा किया जा सकता है। और इसके लिए जनता भी दोषीदार है कि जनता उनको आईना नहीं दिखाते हैं। जनता को हमेशा रोड में आकर लड़ाई लड़ना चाहिए और आईना दिखाना चाहिए। जब तक अपने हक की मांग कोई नहीं करेगा तो मुफ्त में कोई चीज देने वाला नहीं है। हक को लेना पड़ता है, छीन के लेना पड़ता है। इसमें जनता को आगे बढ़ के इसमें हिस्सा लेके तो काम करना चाहिए। ये जो मुद्दा है, जो क्षेत्रीय समस्या है, इस क्षेत्रीय समस्या से निजात दिलाने वाला आज कोई नहीं। आप क्या लगता है आपको, ये जो कंपनी है ईस्ट इंडिया की कंपनी है? बिल्कुल बिल्कुल, ये इनका अभी रायगढ़ का अगर आप देखें तो वैसे ही लग रहा है। रायगढ़ जैसे भारत के अंदर भारत को गुलाम कैसे बनाया गया, हम जानते हैं, वही पढ़े हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई और यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ के कुछ लोगों को दलाल बनाई और उनके माध्यम से यहाँ पे अपना व्यापार करके धीरे धीरे यहाँ पे गुलाम बनाया। ये पूरा एक प्रोसीजर है। तो सेम प्रोसीजर जो है ना, हमारा रायगढ़ का भी ऐसा ही हुआ है। रायगढ़ में आज आम जनता का कोई सुनने वाला नहीं है। आप इस चीज को आप भी जान रहे हैं अनुज जी, मैं भी जान रहा हूं और दयानंद भैया जी भी जान रहे हैं। हम अगर ग्रामीण क्षेत्र से अगर स्टार्ट करें, शहरी को छोड़ भी दें, तो आप ग्रामीण क्षेत्र में आप बताइए, इसमें कहीं ना कहीं हमारी जनता को भी जागरूक करने की जरूरत है। आज आप देखिए, कोई भी आप ग्राम पंचायत चले जाइए, कितने ग्राम सभा में लोग जाते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। हम अपने पंचायत में इतना जागरूक नहीं है कि हमको ये तो पता चले कि हमारा सरपंच के पास कितना फंड आ रहा है कि वो को अपने ग्राम पंचायत पे खर्चा कर रहे हैं। ग्राम सभा में बैठेगा तभी ना पता चलेगा, और बैठेगा उंगली उठाएगा कि नहीं यहाँ पे आपकी पैसा आ रही है, कैसे ये पैसा का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो जब तक ये जागरूकता नहीं आएगा तब तक ये लोग नहीं जागेंगे, क्योंकि ये लोगों को आदत हो गई। आप देखते होंगे कि चाहे वो कोई भी जनप्रतिनिधि हो, छोटे से आप स्टार्ट कर लीजिए, आप देखेंगे 5 साल का कार्यकाल में ना उसका रहन सहन सारी चीजें चाल ढाल सब बदल जाता है। आपको ऐसा करने वाला जो व्यक्ति ना, ऐसा करके वो देखेगा, अब देख करके वो वापस आपको देखेगा कि नहीं, चला जाएगा। इतना ईगो आ जाता है, जबकि वो सेवा करिए, जनता का सेवा के लिए वो आया था इस 5 साल का कार्यकाल में। मतलब आप समझ सकते हैं कि अब जनता के सेवक जो हैं, जो राजनीतिक दल के नेता हैं, जो सरपंच बन जाते हैं, कोई विधायक बन जाता है, कोई सांसद बन जाता है, लेकिन जनता का सुनने वाला और समझने वाला, उनके पीड़ा जो है, जनता की जो पीड़ा है उसको समझने वाला आज नेता हमारे क्षेत्र में नहीं है। और बढ़िया क्या बता रहा हूँ जी, मैं इसमें इससे बड़ा बात मैं नहीं बोलूंगा और पूरे होश आवाज में बोल रहा हूँ आपके पास। आप मेरे अनुज भी हैं और एक अच्छे पत्रकार हैं, मैं आपको पूरे होश आवाज में बोल रहा हूँ। ये सारे सिस्टम की गंदगी को देखते हैं। मेरा मानना यह है कि रायगढ़ जिले में अगर मैं जैसे सोचता हूं पूरी ईमानदारी से, आज हमारा रायगढ़ जिले में 3 विधानसभा है, जिसके चलते में पूरा रायगढ़ जिला बर्बाद हो रखा है। उद्योग सबसे ज्यादा 3 विधानसभा में ज्यादा लगे हैं और माइंस है ना, खलैलुंगा और आपका खरसिया और रायगढ़। तो 3 इसमें 3 विधायक 2 कार्यकाल, मैं ज्यादा नहीं बोलता ना, बिल्कुल अभी तो 20 साल हो गया, 20 साल में हमारे रायगढ़ की स्थिति क्या देख ली। 2 कार्यकाल, मैं ऐसा मानता हूं कि 2 कार्यकाल से अगर हमारे हिसाब से, हमारे सोच के लोग अगर विधायक बन जाए, बाकी जनप्रतिनिधि की बातें छोड़ दी, फिर 3 विधायक अगर 2 कार्यकाल मिल जाए तो रायगढ़ जिला सिंगापुर जैसे मेट्रो सिटी बन जाएगी। तो क्या लगता है अभी चुनाव होने वाले हैं विधानसभा 2023, मेलुंगा विधानसभा और रायगढ़ विधानसभा के अभी तक प्रत्याशी नहीं चुने गए हैं। बीजेपी कंफ्यूज है कि कौन हमारा प्रत्याशी होगा। 7-7 उम्मीदवार अपना नामांकन भर रहे हैं, मतलब मैं दावेदारी करते ही बोल रहे हैं। क्या लगता है अनुज जी, अभी जो दावेदारी में देखता हूँ पार्टियों में बड़ा व्यंग हंसी निकल रहा है मेरे उससे अंदर से। मतलब इन लोग की अगर स्थिति में देखो दावेदारी की दोनों पार्टियों की, तो ऐसा लगता है कि आप और मैं भी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं है, हम लोग आम नागरिक, हमको अधिकार, अगर इनको टिकट नहीं मिला तो हमको मिल जाए। अरे बिल्कुल बिल्कुल, मगर ऐसे अगर देश को चलाना है, समाज को चलाना है, तो आप और मैं भी चला सकते हैं, क्यों नहीं चला सकते हैं। हाँ, आम व्यक्ति भी चला सकता है। इन लोगों का जो चरित्र को देखते हुए बिल्कुल मैं बोलता हूँ कि आम सच्चा इंसान, सच्चा देशभक्त, सच्चा समाज सेवक को आगे आना चाहिए, जो निस्वार्थ भाव से समाज हित में काम करने का सोच रखता है, जज्बा रखता है, वो आए, गलत को गलत बोलने का दम रखता हो, वैसा व्यक्ति समाज में काम करने के लिए आए। मेरा दावा है 2 कार्यकाल के अंदर में रायगढ़ जिले का कायाकल्प हो जाएगा। और इसमें एक बात मैं और लास्ट में बोलना चाहूंगा अनुज जी, फिर मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा कि रायगढ़ जिले में बहुत बड़ा खेला हो रहा है CSR मत को लेकर के। ये बहुत बड़ी बात है। रायगढ़ जिले में असंख्य उद्योग से करोड़ों रुपया आ रहा है, लेकिन
आपको एक मालूम होना चाहिए कि रायगढ़ के सीएसआर मद से आप जान रहे होंगे कि रायपुर में खर्चा हो रहा है। अरे भाई, रायगढ़ जिले का पैसा, पहले आप रायगढ़ जिले को तो पहले कंप्लीट करिए। रायगढ़ जिला उसकी आम व्यक्ति या खास व्यक्ति कोई भी जाए, उसका मेडिकल फ्री हो, उसके सारे सारे जो टेस्ट है वो सारे फ्री हो, तो 1 रुपया ना लगे। आप ऐसी एक मेडिकल व्यवस्था दो। यहाँ पे जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं उसमें आप हाईटेक हॉस्पिटल बनाइए कि एक्सीडेंट में अगर चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, कोई भी मारा जा रहा है तो उसके परिवार को उस लेवल पे मुआवजा भी मिले। उसका अगर वो एक्सीडेंट से अगर विकलांग होता है तो उसकी पूरी व्यवस्थाएं उस लेवल पे हो। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल। तो ये सारे चीजों को जब तक करने वाला, सोचने वाला ऐसे महान व्यक्तित्व जैसे यहाँ पे अगर नहीं होंगे प्रत्याशी, तो ऐसे ही चलते रहेगा। आप मान के चलिए, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि ये सोच उसी का हो सकता है जो रियल में समाज के लिए, क्योंकि व्यक्तिगत स्वार्थ यहाँ पे बहुत ज्यादा हावी है। व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते आज जनता परेशान। बस ये आखिरी शब्द था, व्यक्तिगत स्वार्थ ये है। अब मैं आपको पूछ रहा हूं पटनायक जी कि क्षेत्र की सड़क है लेकिन नहीं है, मतलब सड़क है, अगर गूगल मैप में देखें तो सड़क है लेकिन धरातल में नहीं है, क्योंकि सड़क गायब हो गया, गड्ढे हैं, चलने के लायक नहीं है। और सड़क में दुर्घटना होती है तो उनको मुआवजा क्या 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 सोच के दिया जाता है? मुआवजा का तो ऐसे है, वो अभी तक कोई निर्धारण हुआ ही नहीं। मुआवजा का सिस्टम ऐसा है, कंपनी कोई मुआवजा नहीं देती है, और रोड तो है ही नहीं, मान के चलिए। जो ठेकेदार है वो खोद दिया है और गाड़ी चलने लायक नहीं है, न 2 व्हीलर चल सकती है, ना बाइक ही चल सकती है, ना कार चल सकती है। ऐसा है, रोड का कोई नामो निशान नहीं है, और इसको कोई देखने वाला भी नहीं है, कोई मॉनिटरिंग टीम भी नहीं है कि जो ठेका लिया है वो वास्तव में उसके लायक है कि नहीं है, इसको भी सुनिश्चित करने वाला नहीं है। मैं तो यहाँ जहाँ तक सुना हूँ, यहाँ 40% में शायद रोड बनाते हैं, 60% बंटवारा हो जाता है। ये बड़ा ही दुखद है। यही जस्ट लाइक इस उड़ीसा में यही कारण है जो जनता की परेशानी का बता रहा हूँ। उड़ीसा में जस्ट यही जाके देखेंगे हम लोग, टपरिया बॉर्डर से देखते हैं तो इतना चकाचक रोड बना हुआ है, और वहां एक भी कच्चा घर नहीं है, घर भी पक्के हैं। तो मैं देखता हूँ या तो ये हम लोगों को उड़ीसा में मिल जाना चाहिए। तो ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के जो बॉर्डर है, हाँ, बॉर्डर के उस पार जाएंगे तो जन्नत है, इस पार जहन्नम। हाँ, वहां का रोड भी देखिए, सुविधाएं देखिए किसानों के लिए। 2 एकड़ का जमीन किसान के पास है, तो उसको बोर लगा के, पंप लगा के वहां की सरकार उसको उपलब्ध कराती है। मैं चाहता हूं किसान को यदि पानी उपलब्ध हो जाए, बिजली उपलब्ध हो जाए, तो बीज तो कहीं से भी खोज के अपना 2 पैसा कमा लेगा, खेती किसानी कर सकता है। लेकिन ये चीज यहाँ मैंने कभी नहीं देखा। तो मैं ये जो सरकार आई है, कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार है, किसानों के हित में काम कर रही है। अभी ये घोषणा की है कुछ दिन पहले कि 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी करेंगे, 2800 रुपए में धान खरीदी करेंगे। ये क्या लगता है आपको, ये सरकार काम अच्छा कर रही है? कुछ बहुत देखिए, इसमें बहुत अच्छा कार्य तो नहीं कर रही है। बहुत सारी योजनाएं इसमें एक्चुअली अमल में नहीं ला जा रहे हैं, और इसका मॉनिटरिंग नहीं हो रहा है। जैसे शराबबंदी का मामला, गंगा जल को छूकर कसम खाया गया था कि हम छत्तीसगढ़ में शराब बंद करेंगे।